नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 34 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 20 जून 1988 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है रात्रि के 11:25 और जन्म का स्थान है मध्य प्रदेश। ये जो कुंडली आपको नजर आ रही है कुंभ लगन की, यही इनकी पत्रिका बनती है। लगन कुंडली इनकी हमारे सामने है। इनके प्रश्नों को भी मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। इन्होंने अपने विवाह को लेकर के सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है, विवाह कब तक होगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा। अभी ये मेडिकल के क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि किसी और व्यवसाय में भी ये अपना हाथ आजमाएं। तो किस फील्ड में व्यापार करना ठीक रहेगा मेरे लिए, ये भी पूछा है इन्होंने। कुंडली में कौन कौन से योग हैं, उनका फल मुझे कब मिलेगा, रत्न की सलाह। राजनीति इनको पसंद है, राजनीति में जाने की इच्छा है, तो पूछते हैं कि राजनीति में मेरा करियर कैसा नजर आता है। व्यवसाय में उन्नति के उपाय वगैरह इन्होंने पूछा और भाग्योदय को लेकर के भी इन्होंने प्रश्न पूछे। तो इतने सारे सवाल इन्होंने पूछे हैं और इनके सभी प्रश्नों का हम विस्तार पूर्वक उत्तर देंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं लगन कुंडली के ऊपर जो हमारे समक्ष है। 11 नंबर से ये पत्रिका शुरू होती है, यानी कि कुंभ लगन की कुंडली इनकी बन जाती है। चंद्रमा देखें तो वो सिंह राशि में जाके बैठे हुए हैं, तो लगन कुंभ और राशि इनकी हो गई सिंह। देखिए, कुंभ लगन वाले जातक बनते हैं, ये शनि से प्रभावित लगन है। गंभीर स्वभाव, समझदार होंगे, ऐसा व्यक्तित्व हो, समझदार हो, ये दिखता है। कुंडली के हिसाब से अगर आप देखें तो निर्णय लेने में परेशानी दिखती है इस जातक के अंदर, कि निर्णय लेने में कि ये निर्णय लूं या ये निर्णय लूं, इसकी परेशानी देखने को मिलेगी। ज्ञान में कोई कमी नहीं है और बड़ी सोच वाले होंगे, ये भी चार्ट में नजर आ रहा है। लगन में हम समझें तो राहु एवं मंगल बैठे हुए हैं। राहु मंगल लगन में इनके बैठे हुए हैं। देखिए, राहु यहाँ पर बैठ करके जातक को इंटेलिजेंट बनाएगा, तो वहीं मंगल यहाँ पर चूंकि लगन में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये टेंशन देने का काम करेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर फ्रेंडली नहीं है। मतलब इस कुंडली के लिए मंगल कोई बहुत शुभ ग्रह नहीं है। यहाँ पर राहु बैठे हुए बुद्धि को तेज करेंगे, पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे। आइडियाज की कोई कमी नहीं रहने वाली है। यही लोग वो होते हैं जो अपने आइडियाज को दूसरों को देते हैं और सामने वाला व्यक्ति फिर अपना काम कर लेता है। तो आइडियाज के मामले में कोई कमी यहाँ पर नहीं दिखती है। राहु की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी तो भाग्य में भी ये राहु वृद्धि करने वाले होंगे, क्योंकि राहु यहाँ पे शुभ बैठा है। राहु अशुभ नहीं बैठा है, लगन का राहु है, शनि का राशि में बैठे हैं राहु, तो अच्छा है। यहाँ पे मंगल को समझते हैं। इस कुंडली में तृतीयेश एवं कर्मेश होकर के मंगल लगन में बैठे हुए हैं, मित्र नहीं है शनि के, लगन में आके बैठे हुए। देखिए, करियर को लेकर के कहीं ना कहीं चिंता फिक्र यहाँ पर दिखती है, क्योंकि राहु के साथ यहाँ पर अंगारक दोष बना करके मंगल देवता बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं करियर को लेकर के कोई परेशानी, जीवन में थोड़ी भाग दौड़ लगी रह सकती है। मंगल यहां से बैठ करके चौथे भाव, सातवें भाव एवं आठवें भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे। तो चौथे के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो अगेन थोड़ी टेंशन घर परिवार में। सप्तम के ऊपर विवाह को लेकर के टेंशन और अष्टम भाव के ऊपर जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं मंगल की दशा वगैरह चलती है, तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। लगन का मंगल है, काफी हद तक आपको मांगलिक भी ये बना देता है। चौथे भाव के ऊपर चलते हैं। गुरु शुक्र एवं बुध यहाँ पर बैठे हुए, तीन तीन शुभ ग्रह कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं। ये प्रॉपर्टी वाहन वगैरह के लिए बढ़िया माना जाएगा। यहाँ पर सुखों के लिए भी ये बढ़िया है। अब समझिए, तो इस कुंडली में जो शुक्र है ना, वो योग कारक है, वो चौथे के स्वामी भी हैं और भाग्येश भी हैं, तो आपके लिए योग कारक हुए। और यहाँ पर तो वो मालव्य महापुरुष योग बना के बैठे हुए हैं और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। तो चौथा भाव काफी बली नजर आ रहा है।
शुक्र यहाँ पर बैठ करके भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाले होंगे, तो मकान सुख, प्रॉपर्टी सुख, ये यहाँ से दिखता है। या तो पहले से हो और अगर नहीं हो तो जातक अपनी मेहनत से जीवन में हासिल कर लेगा, ये यहाँ पर शुक्र दर्शा रहे हैं हमें। लक्ष्मी नारायण योग है बुध के साथ बैठने से, तो बुद्धि भी बड़ी बढ़िया नजर आती है और ये फाइनेंस के लिए भी बढ़िया है। गुरु इस कुंडली में देखा जाए तो धन से जुड़े भावों के स्वामी बनते हैं, जाके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो प्रॉपर्टी वगैरह, पैसा वगैरह यहाँ पर गुरु देने वाले होंगे। यहाँ से बैठ करके गुरु कुंडली के अष्टम भाव को, दसम भाव को और 12वें भाव को देखेंगे। ज्यादातर मामलों में बृहस्पति भी आपको लाभ ही करवाएंगे, करियर में भी आपको ये बृहस्पति लाभ ही करवाएंगे, क्योंकि फाइनेंस के भाव के स्वामी हैं। पैसे से जुड़ा जितना भी लाभ होता है उसमें बृहस्पति आपकी सहायता करने वाले होंगे। हाँ, मित्र के घर में नहीं है तो इस वजह से लाभ में थोड़ी कमी जरूर आएगी, कमी आएगी, मैं नुकसान नहीं कह रहा हूं, कमी कह रहा हूं। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र मैंने कहा बहुत बढ़िया है यहाँ पर वैभव के लिए, सुखों के लिए। करियर के ऊपर जो शुक्र की दृष्टि है ये आपके करियर में भी लाभ देने का काम करेगी। बुध की बात कर ली जाए तो बुध यहाँ पर अस्त एवं वक्री होकर के बैठा हुआ है, कोई उससे खास दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर ये जो बुध बैठे हुए हैं ये भी आपके लिए बढ़िया है। हाँ, करियर में थोड़ा ये उतार चढ़ाव दे सकते हैं। सूर्य को समझ लेते हैं। सूर्य कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तमेश सूर्य जाकर के कुंडली के पंचम भाव में यहाँ पर विराजमान है, बुध की राशि में शनि राहु से दृष्ट होकर के कुंडली के पंचम भाव में यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। संतान में डिले, चूंकि विवाह नहीं हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर संतान में डिले ये सूर्य दिखा रहे हैं। शनि की दृष्टि भी वहां पर पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि यहां से बैठ करके लाभ भाव के ऊपर जा रही है, तो ये फाइनेंस के लिए बढ़िया है। सप्तम भाव के ऊपर हम चलते हैं। चंद्रमा एवं केतु सप्तम भाव में बैठे हुए। देखिए, सप्तम भाव होता है आपके विवाह का, वहां पर चंद्रमा केतु लेकर के आप बैठे हुए, यानी कि ग्रहण और मंगल की दृष्टि है। तो चंद्रमा केतु एवं मंगल का प्रभाव आपके सप्तम भाव के ऊपर जा रहा है। ये अच्छा नहीं है मैरिज के लिए, इट इज़ नॉट गुड फॉर मैरिज। तो कहीं ना कहीं ये जो डिले हो रहा है थोड़ा बहुत, ये अच्छा ही है। बहुत अर्ली ऑन मैरिज किया जाए तो परेशानी कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे चंद्रमा समझें तो षष्ठेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, ये परेशानी दिखा रहा है वैवाहिक जीवन में कि मन मुटाव रहे आपस में, तो थोड़ा डिले से करेंगे बढ़िया है। और ताकि आप मेच्योर हो जाएं। थोड़ा लेट मैरिज होती है तो लोग थोड़े मेच्योर हो जाते हैं। वो अगर थोड़ा बहुत चार्ट में परेशानी भी है तो व्यक्ति अपनी मेच्योरिटी से उन चीज़ों को संभाल लेता है। केतु की बात कर ली जाए, केतु पता ही है कि ये रोमांस में थोड़ी कमी करते हैं, विवाह के भाव में जाके बैठे हुए हैं, तो इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर रोमांस। तो लेट होना काफ़ी हद तक ये जो चंद्रमा केतु वगैरह के जो दोष हैं उसकी वजह से भी हो रहा है, और थोड़ा लेट हो रहा है, तो इट इज़ गुड। शनि की बात कर ली जाए तो शनि कुंडली के 11वें भाव में वक्री होकर के बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शनि लग्नेश एवं द्वादशेश होकर के कुंडली के लाभ स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं। लगन को अपनी दृष्टि से, तीसरी दृष्टि से देख भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगन को शनि मजबूत करेंगे, हेल्थ के लिए ठीक है। पंचम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी, संतान के लिए ठीक है लेकिन डिले दिखता है। शनि की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर जा रही है, तो यहां पर शनि अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हाँ डिले की स्थिति अष्टम भाव से जुड़े हुए चीज़ों में भी ये दे सकते हैं। तो अष्टम भाव आयु का होता है, वहाँ तो अच्छी बात है, तो वहाँ पर शनि आपको लाभ पहुँचाने वाले होंगे। इस कुंडली में एक दो चीज़ें और भी दिखती हैं आपके D9 और D10 को भी मैंने देखा है। इस चार्ट को देख के एक दो चीज़ें जो नज़र आ रही है इसके साथ साथ वो ये है कि आपके जीवन में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी की परेशानी दिखती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप कितना भी आप नीचे गिर जाएं, जीवन में कितने भी परिवर्तन हो जाएं, आप दोबारा उठ के खड़े जरूर होंगे, दोबारा उठ के खड़े जरूर होंगे। इस बात की यहाँ पर जो है पुष्टि आपकी कुंडली कर रही है। तो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी में आगे पीछे रह सकता है, तो उससे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जब समय अच्छा आएगा तो चीज़ें बहुत अच्छी होगी, जब समय थोड़ा डाउन आएगा तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत आपको डाउन भी लेकर के जा सकता है। प्रश्नों के ऊपर चलते हैं सीधे। विवाह कब तक होगा आपने पूछा है। देखिए, अगस्त 2022 से योग है, लेकिन ज़्यादा जो उम्मीद करनी चाहिए वो 2023 में आपको करनी चाहिए। जो शुक्र की आपको अंतर्दशा आने वाली है, देखिए मैं आपको दशा के बारे में पहले बता देता हूँ। मंगल की महादशा फिलहाल आपको चल रही है, जो कि 26 फरवरी 2025 तक रहने वाली है।
मंगल की महादशा में फिलहाल बुध की अंतर्दशा है जो कि 24 अगस्त को खत्म हो जाएगी। फिर आपको मंगल में केतु की अंतर्दशा रहेगी जो कि 21 जनवरी 2023 तक है। उसके बाद आपको शुक्र की अंतर्दशा आ जाएगी। तो मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा जो रहेगी उसमें विवाह होने की संभावना अच्छी दिखती है। जीवन साथी कैसा होगा? गंभीर स्वभाव, समझदारी, ऐसा स्वभाव दिखता है कि गंभीर स्वभाव की हों वो और समझदार हों, ये नज़र आपके चार्ट से आ रहा है। एक बात और आपको एक सलाह दूंगा, रिश्ते में एक दूसरे को स्पेस देंगे जितना उतना आपके लिए मैरिटल लाइफ अच्छा जाएगा। तो एक दूसरे को स्पेस देंगे तो ये फ़ायदा रहेगा आपके वैवाहिक जीवन में। किस फील्ड में मैं व्यापार कर सकता हूँ आपने पूछा है। देखिए, एक तो आप मेडिकल फील्ड में ऑलरेडी कर रहे हैं, इसके अलावा शुक्र से जुड़ा कोई भी काम जैसे कि कॉस्मेटिक्स हो गया, कपड़े से जुड़ा काम, लग्जरी आइटम्स से जुड़ा काम, परफ्यूम से जुड़ा काम, जितने भी स्त्री से जुड़े जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सभी के सभी वीनस के अंतर्गत आते हैं। तो शुक्र से जुड़ा कोई भी काम आप करेंगे तो आपको उसमें फ़ायदा दिखता है, आपको उसमें लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ आता भी है, अगर आपको कुछ किसी भी फील्ड का आपको ज्ञान है तो उस ज्ञान को बांटने से भी आपको लाभ दिखता है। फिर से समझिए, कोई भी शिक्षा आपने ग्रहण की हो, किसी भी फील्ड की आपको जानकारी मालूम हो तो उस चीज़ को, उस ज्ञान को दूसरों को बांट के, पढ़ा के आप धन कमा सकते हैं। वो फील्ड भी आपके लिए बढ़िया है, सिखाने का, पढ़ाने का, कंसल्टिंग का, वो भी ठीक है। कुंडली के योग मैंने बताया, मालव्य महापुरुष योग, लक्ष्मी नारायण योग, चंद्रमंगल आमने सामने है, ये चंद्रमंगल लक्ष्मी योग भी बन जाता है। हालांकि इस कुंडली में, इस लगन में कोई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है उसका फल मुझे कब मिलेगा। देखिए, ज़्यादातर ग्रहों का जो मैंने आपको बताया, जो भी योग बनते हैं उनकी दशांतर दशा में ही उसके फल व्यक्ति को देखने को मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। राजनीति में करियर के बारे में आपने पूछा है, आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा कि थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी में ऊपर नीचे दिखता है मुझे, तो आप राजनीति में भी ट्राई कर सकते हैं। वहाँ वैसे भी स्टेबिलिटी की कोई गारंटी तो होती नहीं है। अगर आपकी इच्छा है आप उसको ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी आगे राहु की महादशा आएगी तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो रुचि है, आपका जो रुझान है राजनीति में, वो कम नहीं होगा, वो बढ़ने वाला है। तो कॉन्टैक्ट वगैरह बनाइए, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। प्राइमरी भले ही आप उसको नहीं बनाएं, लेकिन वैसे आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। अभी मेडिकल का व्यवसाय है और इसके अलावा आप कुछ करना चाहते हैं, मैंने बता दिया, शुक्र से जुड़ा काम करेंगे, ठीक है आपके लिए। व्यवसाय वगैरह में उन्नति के उपाय मैं आपको बता दूंगा। भाग्योदय कब होगा? देखिए, टेक्निकली अगर आप देखें शास्त्र के अनुसार तो भाग्य से जुड़े जो स्वामी बनते हैं उसके हिसाब से हमको एक एज बता दी जाती है। हालांकि वो टेक्निकली तो सही है लेकिन फलित होता हुआ नज़र नहीं आता। इसका सीधा सा जवाब है, आपने जो पूछा है भाग्योदय मेरा कब होगा, देखिए जब अच्छी दशा आपकी आएगी तो डेफिनेटली आपको भाग्य का साथ मिल जाएगा। हाल फिलहाल में जब शुक्र की अंतर्दशा आएगी आपको, जो कि 2023 से नज़र आ रही है, वहाँ पर हेल्प मिलता हुआ भाग्य का नज़र आ रहा है। आपका जो D9 चार्ट है, जो मैरिज का चार्ट है, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी है, जिस वजह से मैरिड लाइफ में डिले हो रहा है, मैरिज में डिले हो रहा है। कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे, यही मैं आपको सलाह दूंगा। उपाय के ऊपर चलते हैं। बहुत साधारण से, बहुत सरल से मैं उपाय आपको दे रहा हूँ। इन उपायों से आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, खुद से करना है, 1 माला प्रतिदिन कीजिए। हनुमान चालीसा पढ़िए, इससे भी आपको लाभ होगा। और रत्न के बारे में आपने पूछा था कि कोई रत्न अगर मुझे धारण करना हो तो आप बताइए। देखिए, वैसे बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन आप शुक्र का जो रत्न आता है ओपल, वो आप धारण कर सकते हैं। करने को आप हीरा भी कर सकते हैं, कोई नुकसानदायक नहीं है, बट इतनी ज़्यादा आपको नीड नहीं है। रत्न की फिलहाल इस कुंडली में कोई बहुत ज़्यादा नीड नज़र नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपका मन हो कि मुझे कोई रत्न धारण करना ही है तो ओपल नाम का रत्न जो शुक्र का होता है वो आप धारण कर सकते हैं। सफ़ेद ओपल, आपको लाभ मिलेगा। 7.25 रत्ती का आप इसको धारण करें चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की प्रथम उंगली में आप इसको धारण कर सकते हैं शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को। इससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा रहेगा, लव लाइफ में भी, मैरिड लाइफ में भी, और फाइनेंस वगैरह में भी ये आपको काफ़ी हद तक, और करियर में भी ये हेल्प कर देगा। तो ये एक रत्न है जो कि आप धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए ओवरऑल फ़ायदेमंद दिखता है।
चलिए, मंगल की दशा है। मंगल में जैसा मैंने पहले भी बताया कि फिर केतु की आएगी, तो मैरिज वगैरह होने की संभावना 23 में नज़र आ रही है। तो आप अपने प्रयत्न को जारी रखें और विवाह आपका नेक्स्ट ईयर होने की संभावना कुंडली के अनुसार नज़र आ रही है। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 34 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली का वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।